नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बात आज की चैनल। मैं हूं आपके साथ पारुल शर्मा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। अल्पसंख्यक छात्रावास और तेलंगाना हाउस के विरोध में लोग हो रहे हैं एकजुट। रैली के रूप में पब्लिक ने निकाली रैली। करोड़ों की रिश्वत मांगने के आरोप में महिला पुलिस अधिकारी दिव्या निलंबित। छापे की पूर्व सूचना किसने दी, पता लगा रही है जांच एजेंसी। फाइव के पीछे रह रहे वृद्ध की हत्या, पहली नजर में नशेड़ियों पर शक। जेल प्रहरियों की हड़ताल समाप्त, मुख्यमंत्री के आश्वासन पर हुआ फैसला। जिला स्तरीय सरकारी ऑफलाइन जन सुनवाई का आयोजन, कलेक्टर के दफ्तर में मौजूद रहे आला अधिकारी। अजमेर में अल्पसंख्यक छात्रावास और तेलंगाना भवन के लिए जमीन आवंटन को लेकर विरोध शुरू हो गया है। आज संघर्ष समिति के पदाधिकारी डाक बंगले पर जमा हुए और इस आवंटन का विरोध किया। बाद में रैली करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और आवंटन निरस्त करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। लोगों का कहना है कि यह जमीन कॉलोनी के लिए है और तेलंगाना हाउस की जमीन का आवंटन किसी अन्य जगह कर दिया जाना चाहिए। रैली में अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी, अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता बघेल, नगर निगम के डिप्टी मेयर नीरज जैन सहित बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता तेलंगाना पट्टा निरस्त करो, अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं बनेगा जैसे नारे लगा रहे थे। गौरतलब है अजमेर विकास प्राधिकरण ने तेलंगाना हाउस के लिए जमीन कोटड़ा आवासीय योजना में 5021 वर्ग मीटर जमीन विवेकानंद स्मारक के पास आवंटित की है। यह जगह पत्रकार कॉलोनी के सामने डिवाइडर की दूसरी तरफ खाली पड़ी जमीन का हिस्सा है। इस आवंटन को लेकर एडीए प्रशासन ने गुपचुप तरीके से तेलंगाना हाउस का पट्टा जारी करने के साथ रजिस्टर तक करवा दिया। मंगलवार को भवन मानचित्र समिति की ओर से स्वीकृति का अनुमोदन कर डिमांड नोट जारी कर दिया गया तो इसका खुलासा हुआ। अभी तक तय था कि इस आवंटन को यहां से निरस्त कर दिया गया है। मामले का खुलासा होने के बाद बुधवार को आवंटन को लेकर विरोध शुरू हो गया है। इस मामले में महाराणा प्रताप नगर, पत्रकार कॉलोनी, हरिभाऊ उपाध्याय नगर, प्रगति नगर, आजाद नगर के साथ ही आसपास की कई कॉलोनियों के विकास समिति से जुड़े पदाधिकारियों ने आपात बैठक बुलाई। बैठक में फैसला लिया गया कि तेलंगाना हाउस को निरस्त किया जाए। यह जमीन कॉलोनी के लिए है। यहाँ पर कई गतिविधियां शुरू हो गई, इसी को लेकर विरोध हो रहा है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार की इशारे पर जिला प्रशासन ने जिस प्रकार से अल्पसंख्यक छात्रावास और तेलंगाना हाउस के लिए अनुमति दी है और उसके पैसा वगैरह डिमांड नोट निकाला है और पैसा जमा कर रहे हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। इससे क्षेत्रवासियों की अशांति होगी क्योंकि यह क्षेत्र आवासीय है। आवासीय में इस प्रकार के छात्रावास का निर्माण करना निश्चित रूप से वहाँ के निवासियों के साथ अन्याय है। आज से कुछ दिन 2-3 महीने पहले मैं निवासियों के साथ जिलाधीश से मिला था, एडीए के सेक्रेटरी कमिश्नर से मिला था। दोनों ने आश्वस्त किया था, उस फाइल पे भी लिखा हुआ है कि इसको अन्यत्र शिफ्ट किया जाए, लेकिन इन्होंने पीछे के दरवाजे से राजस्थान कांग्रेस सरकार के इशारे पर हमारे साथ दिया हुआ कमिटमेंट को अलग हट करके और उन्होंने उसको आगे कदम बढ़ाया है। ये हमारे साथ विश्वासघात है, उस पर स्पष्ट आश्वस्त किया था। तो मैं आपके माध्यम से कलेक्टर को और यहाँ के जिला प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ कि तुरंत इसको निरस्त करे, कि वहाँ कई आस्था के मंदिर भी हैं, कई आस्था के वहाँ पे स्थान है। उन सब के साथ आप इस प्रकार का अन्याय नहीं कर सकते। प्रकार का कृत्य अजमेर के सद्भाव को बिगाड़ने वाला है। यह जो एडी और यूआईटी ने लाखों रुपया देकर हम निवासियों को वहां पर प्लॉट आवंटित किए जिससे हम वहां पर शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें, उसके विपरीत वहां पर सांप्रदायिक गतिविधियों का बढ़ावा देकर यह एडी और यूआईटी हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही है, हमारे साथ छलावा कर रही है। मैं आपके माध्यम से और यहाँ पर उपस्थित शहर के सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यह स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि यह संघर्ष सड़क से सदन तक चलने वाला है। यह संघर्ष अजमेर के सड़कों से प्रारंभ होगा और दिल्ली में लोकसभा तक जाने वाला है और यह तब तक जाएगा जब तक तेलंगाना हाउस का पट्टा निरस्त नहीं होता। यह तब तक जाएगा जब तक अल्पसंख्यक छात्रावास के निर्माण का
यह जो प्रस्ताव अथवा उसके बारे में जो भी कार्रवाई चल रही है यह निरस्त नहीं होगी। अजमेर वैसे ही बांग्लादेशी घुसपैठियों का, रोहिंग्या घुसपैठियों का दंश यहाँ पर भोग रहा है। इस प्रकार के निर्माण से और इस प्रकार की गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। विगत दिनों हमने इस प्रकार के कई कृत्य अजमेर की धरती पर देखे हुए हैं। हम बहुत विनम्रता पूर्वक जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि अजमेर के सद्भाव को ध्यान में रखते हुए आने वाले चुनावी वर्ष में बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार के अल्पसंख्यक छात्रावास अथवा तेलंगाना हाउस के गेस्ट हाउस का निर्माण अजमेर की धरती पर नहीं किया जाए। हरिद्वार की दवा फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने की एवज में 2 करोड़ रुपए की मांग करने के आरोप में दिव्या मित्तल को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है। एसओजी की एडिशनल एसीपी दिव्या मित्तल को शुक्रवार को एसीपी कोर्ट अजमेर में पेश करेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल के ट्रैप की कार्यवाही करने से पहले ही मित्तल को कैसे जानकारी मिली, इसी बात को लेकर हर किसी के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। सर्च की कार्यवाही से कुछ घंटे पहले ही मित्तल को कार्यवाही का कैसे पता चला? क्या एसीबी विभाग के कर्मचारी या अधिकारियों ने ट्रैक की कार्यवाही की सूचना लीक की या फिर उच्च अधिकारियों की भी इसमें कोई मिलीभगत है? इन सभी पहलुओं पर एसीबी जांच कर रही है। अब देखना यह भी होगा कि एसीबी किन साक्ष्यों के आधार पर दिव्या मित्तल को आरोपी साबित कर पाएगी या एसीबी कोर्ट मित्तल को देगा राहत। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में एक 70 साल के बुजुर्ग की गला काटकर हत्या कर दी गई है। मामला गंज थाने क्षेत्र के फायसागर रोड पर वकील भट्टा का है। बुधवार शाम जब दूध वाला बुजुर्ग के घर पहुंचा तब खून से लथपथ फर्श पर लाश पड़ा हुआ देखकर उसने पुलिस को सूचना दी। आज मृतक के शव को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वारदात स्थल पर एएसपी विकास सांगवान, दरगाह सीओ गौरी शंकर, थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह मौके पर पहुंचे। बुजुर्ग झाड़ फूक के साथ पेड़ पौधे बचाने का काम करता था। गंज थाना पुलिस ने बताया कि फायसागर रोड स्थित वकील भट्टा निवासी लादू चीता 12 साल से अपने परिवार से अलग मकान में अकेला रह रहा था। अज्ञात हत्यारों ने मकान में घुसकर गला रेतकर लादू की हत्या कर दी। रोजाना की तरह शाम करीब 7 बजे दूध वाला दूध देने लादू के मकान के बाहर पहुंचा। काफी देर तक आवाज देने पर कोई बाहर नहीं आया तो दूध वाले ने भीतर जाकर देखा। लहूलुहान हालत में लादू का शव पड़ा था। पुलिस के मुताबिक मृतक का शव फर्श पर बिछे गद्दे पर लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। मृतक के पैरों के पास प्लास रखा था, गले से खून बह रहा था। पास में झाड़ फूक का सामान रखा था। हत्यारों ने किसी धारदार हथियार से गले पर वार किया है। मृतक के एक कमरे और बक्से का ताला टूटा मिला है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वारदात किसी नशेड़ी द्वारा अंजाम दिया जाना प्रतीत होता है। जी, हमें सूचना मिली है कि हमारे गांव के लाडू जी हैं, वो 15 साल से करीबन ये फायसागर की पाल के पीछे उनका मकान है, वहाँ रह रहे थे वो। तो हमें सूचना किसी ने दी थी कि इनका किसी ने गला काट के और हत्या कर दी है। चुन्नी से सर बांधा हुआ था। फिर हम गए थे वहाँ पे, मौके पे घर वालों को सूचना दी थी। घर वाले गए थे वहाँ, जाके देखा तो चुन्नी खोल के देखा तो उसका गला काटा हुआ था। तो ये हत्या का हमें क्यों हत्या करी है, किसने हत्या करी है, इसकी फिर हमने पुलिस में रिपोर्ट दी है। हाँ, रात को पुलिस वाले आ गए थे और पास में कमरा था, उसका ताला टूटा हुआ भी था। तो ये हमें पूरी शंका हो रही है कि किसी ने इनके पास में चोरी की नियत से इनकी हत्या कर दी गई है और लूटपाट के हिसाब से इनकी दुश्मनी वगैरह भी थी? नहीं, कोई दुश्मनी इनकी नहीं थी। क्या काम सिर्फ ये एक पेड़ बेचते थे, ये पेड़ पौधों का बेचने का काम। ये जो इनकी हत्या हुई सिर्फ लूट का कारण है इसका। ये अकेले रहते थे ताकि इनके पास में कोई पैसे हो या कोई लूट के कारणों से इनकी हत्या कर दी। जेल प्रहरियों की हड़ताल बुधवार को राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आश्वासन के बाद समाप्त कर दी गई। इन मांगों को लेकर जेल सुरक्षा प्रहरियों की भूख हड़ताल बुधवार को चौथे दिन भी जारी रही। केंद्रीय कारागृह, हाई सिक्योरिटी जेल, महिला बंदी सुधार गृह तथा कारागार प्रशिक्षण संस्थान के 300 से ज्यादा जेल प्रहरियों ने मैस का बहिष्कार किया। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में 43 जेल प्रहरियों को भर्ती कराया गया था। करीब 10 बजे तक 25 जेल प्रहरी उपचाररत थे। दर्शकों, हम आपको बता दें, वेतनमान संशोधन से जुड़ा 2017 का समझौता लागू नहीं होने से नाराज राज्य के जेल सुरक्षा प्रहरी 13 जनवरी से भूख हड़ताल पर हैं। पूर्व जेल महानिदेशक भूपेंद्र कुमार से अजमेर के जेलर मुकेश भाटी, डिप्टी जेलर हेमराज वैष्णव, मुख्य प्रहरी भवानी सिंह तथा प्रहरी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भेंट की। हाई सिक्योरिटी जेल अधीक्षक पारस जहांगीर और सेंट्रल जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल, जेआई प्राचार्य राकेश मोहन शर्मा, महिला बंदी सुधार गृह प्रभारी हीना खान की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। ये है प्रमुख मांगे। पुलिस कांस्टेबल के समान हो प्रहरी के वेतनमान, 1998 से दिए जाए परिलाभ, सर्जित वरिष्ठ प्रहरी पद हो विलोपित, राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा के वेतनमान राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा बोर्ड की तर्ज पर हाई ड्यूटी जोखिम भत्ता। जेल विभाग के ये प्रहरी से लेकर इंस्पेक्टर तक और सभी पुलिस के समान वेतन की मांग कर रहे हैं और उसी को लेकर ये आज छठा दिन है जो ये अनशन, इन्होंने खाना नहीं खाया था
और अन्न का त्याग कर, मैस का बहिष्कार कर ये जेल में ड्यूटी भी लगातार दे रहे थे। तो इस दौरान इनकी अब तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई थी। तो अजमेर में 4 इंस्टीट्यूट हैं, महिला सुधार गृह अजमेर, सेंट्रल जेल अजमेर, हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर और जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इन सभी के यहाँ पे लगभग पिछले 6 दिन में 200 के आसपास कर्मचारी जो हैं वो भर्ती हुए थे। और आज खुशी की बात है कि सीएम साहब से, माननीय सीएम साहब राजस्थान सरकार से बातचीत हुई है, जिसमें हमारे डीजी जेल श्री भूपेंद्र दत्त साहब और जो इनका एक प्रतिनिधि मंडल था, उन्होंने सीएस मैडम और सभी के सामने अपनी जस्टिफिकेशन के साथ में अपनी डिमांड रखी है। और जैसा पता लगा है कि सीएम साहब ने आश्वस्त किया है कि इनकी मांगे जो हैं जितने अच्छे तरीके से मानी जा सके वैसी मांगे मानी जाएं। और जल्दी ही उम्मीद है कि इनका जो आदेश इनको जो प्राप्त होगा, उसको इस आधार पर इन्होंने आज अनशन जो है वो अपना मतलब भूख हड़ताल जो थी इनकी, या जो अन्न ग्रहण नहीं कर रहे थे, वो अब समाप्त कर दिया है। तो इनको कुछ अभी फिर भी चूंकि कुछ की तबीयत खराब है तो वो अभी हॉस्पिटलाइज ही रहेंगे। के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई और हमारे उच्चाधिकारियों ने, सरकार के प्रतिनिधियों ने जो बातचीत करके एक निर्णय निकाला कि जेल डिपार्टमेंट के कार्मिक भी बड़ी महत्वपूर्ण ड्यूटी करते हैं और इनकी तनख्वाह भी कहीं न कहीं पुलिस के बराबर या पुलिस से अधिक होनी चाहिए, इस प्रकार का आश्वासन दिया गया, बताया जा रहा है। तो निश्चित रूप से हम ये नहीं कहेंगे हमारी जीत है, लेकिन हमने जो एकजुटता का प्रदर्शन किया, हमने जो एक, जैसे आपने देखा अजमेर में 300 कार्मिक भूख हड़ताल पे थे और पिछले 6 दिन से अधिक अपनी मांगों को लेके थे, ड्यूटी भी कर रहे थे, भोजन भी नहीं कर रहे थे। हालांकि ज़्यादा तबीयत खराब होने पे उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा था और लगातार चारों संस्थाओं के जो प्रभारी हैं लगातार बीच बीच में आके उनसे बात कर रहे थे, उनको मोटिवेट कर रहे थे और हर प्रकार से एक सकारात्मक माहौल बना हुआ था। और माननीय सीएम साहब ने आज मध्य रात्रि को जो सौगात हमें दिए, जेल विभाग को दिए, हम माननीय सीएम साहब को और माननीय डीजी साहब को ताउम्र नहीं भूलेंगे। उनके ये कार्य हमेशा याद रखा जाएगा जेल डिपार्टमेंट के द्वारा। कलेक्टर सभागार में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन जिला कलेक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें जिले के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि हर माह जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है, जिसमें जिले से संबंधित सभी शिकायतों व समस्याओं का निस्तारण किया जाता है। आज की जन सुनवाई में भी शहर के कई मुद्दे सामने आए, जिसमें पानी की समस्या, सड़क की समस्या, वही व्यक्तिगत लोगों की जमीन जैसे मामले जन सुनवाई में शामिल हुए। इस पर सभी आला अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। आज देखिए जिला स्तरीय जन सुनवाई हमारे सुबह 11 बजे से उसको स्टार्ट किया गया था और जितने भी केसेस हैं उनकी सुनवाई की गई। कुछ रिपीट केसेस आए थे, उनके संबंध में भी संबंधित डिपार्टमेंट्स को निर्देशित किया गया है कि कार्रवाई जो डिले हुआ है वो क्यों हुआ है, वैसा नहीं होना चाहिए। और जितने भी नए केसेस आए हैं उनके अंदर भी मौके पे अपनी टीम को भिजवाकर त्वरित निस्तारण उसके संबंध में निर्देश दिए। केसेस की जो डिटेल है वो भी आपको हमारा स्टाफ बताता है। अब देखिए अलग अलग प्रकार के केसेस हैं, कुछ अतिक्रमण के केसेस हैं, कुछ पानी की सप्लाई के संबंध में केसेस हैं, कुछ सड़क टूटने के संबंध में केसेस हैं, कुछ पर्सनल केसेस हैं कि हमारी ज़मीन का सीमांकन नहीं हुआ। बड़ी आशा के साथ में एक जवाबदेही सरकार के रूप में जो मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया, उसी भावना के अनुरूप यहाँ जनता आ रही है, अपनी शिकायत ला रहे हैं और जिला कलेक्टर महोदय और सभी अधिकारी उन समस्याओं को सुन रहे हैं और समाधान भी कर रहे हैं। आज हमने निर्देश दिया है कि यदि कोई उपेक्षा करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मुख्यमंत्री जी के भावना के अनुरूप समस्या का समाधान करें, निस्तारण न करें। मुझे आशा है कि जनता में बहुत विश्वास जमा है और सभी विभागों के कार्य अच्छे हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद कुसुमलता चंदावत वार्ड नंबर 47 में अजय पाल नगर, अयोध्या नगर, इंदिरा गांधी नगर, धोलाभाटा की पानी की समस्याओं के संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आज जन सुनवाई में पार्षद कुसुमलता चंदावत ने बताया कि अजय पाल नगर, अयोध्या नगर, इंदिरा नगर व धोलाभाटा में पानी की सप्लाई 72 से 96 घंटे में हो रही है। वहीं सर्दी के मौसम में भी लोगों को टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। इन समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में मदार जलदाय विभाग को निर्देशित कर अधिकारियों को आदेशित किया जाए कि समय पर क्षेत्रवासियों को पानी की आपूर्ति की जाए। मदार पीएचडी डिपार्टमेंट जो कि सर्दियों के दिनों के अंदर 72 से 96 घंटे के अंदर पानी की सप्लाई देता है। लोग बागों को खासी पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। लोगों को अभी भी सर्दी के मौसम में भी टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं और मतलब उन अधिकारियों को कहो तो वो बोलते हैं हमारी टंकी नहीं भरी है। अब टंकी सर हम लोग थोड़ी ना जाके भरवाएंगे,
आप लोगों का काम है, आप लोग भरवाइए, है ना। और सर ये गर्मी में पहले भी पूर्व के अंदर भी 23/5 को जून के अंदर हमने ये लेटर दिया था, पर माननीय अधिकारी महोदय ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। थोड़े दिन सप्लाई सही रहती है, पर वही फिर क्षेत्रवासियों को इंदिरा नगर, डोला भाटा, अजयपाल नगर, अयोध्या नगर, इन क्षेत्रों को पानी का सामना करना ही पड़ता है। ये 4-5 दिनों के अंदर एक बार पानी देते हैं, 72 से 96 घंटे के भीतर में पानी की सप्लाई देते हैं। अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं तो पार्षद महोदय के माध्यम से हम लोग धरना प्रदर्शन का कार्य। खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अरे भाया, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7412001234 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते खबरों के नए सफर पर। थारनानी में गुरनानी सेवा ट्रस्ट की ओर से पुरानी मंडी स्थित सेंट्रल गर्ल्स स्कूल व दिल्ली गेट स्थित सिंधी स्कूल में पढ़ने वाले जरूरतमंद बच्चों को 240 स्वेटर बांटने का सेवा कार्य किया गया। राजा डी थारवानी ने बताया कि सामग्री पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। स्वेटर वितरण कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राजा ने कहा कि छात्राओं को अच्छी शिक्षा व संस्कार प्राप्त कर भविष्य में अपने पैरों पर खड़े होकर अपने माता पिता व गांव का नाम रोशन करना चाहिए। निर्धन व वंचित विद्यार्थियों को सुविधा मुहैया कराकर उन्हें शिक्षित व संस्कारी बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं। उन्होंने बच्चों को शिक्षा प्राप्त कर श्रेष्ठ पदों पर पहुंचकर देश की सेवा करने के लिए अग्रसर रहने की प्रेरणा दी। आज पुरानी मंडी स्थित सेंट्रल गर्ल्स स्कूल और दिल्ली गेट सिंधी स्कूल के कुल 240 बच्चों को थारवानी एंड गुरनानी फाउंडेशन TNG फाउंडेशन की तरफ से हमने स्वेटर की सेवा की है, स्वेटर बांटे हैं। मेरे माताजी स्वर्गीय मोहिनी थारवानी एवं पिताजी स्वर्गीय श्री देवनदास थारवानी के बर्थ एनिवर्सरी पे हमने अलग अलग जगह ये पुण्य का काम किया है। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंधी दिल्ली गेट अजमेर और केंद्रीय बालिका विद्यालय पुरानी मंडी अजमेर में थारवानी एंड गुरनानी सेवा ट्रस्ट की तरफ से हमारे विद्यालय के 240 छात्र छात्राओं को स्कूल कलर का स्वेटर व हुडी वितरित की गई। श्रीमती मोहिनी देवी और देवनदास थारवानी की स्मृति में उनके सुपुत्र श्री राजा डी थारवानी के द्वारा आज ये आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत विद्यालय के सिंधी डेलीगेट के समस्त व सेंट्रल गर्ल्स विद्यालय की 40 छात्राओं को टोटल 240 बच्चों को ये स्वेटर और हुडीज वितरित की गई। इस सर्दी के मौसम में यह गर्म कपड़ों का दान बहुत ही शोभनीय कार्य है। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में रात्रि में घर के बाहर खड़ी वैन के 4 टायर चोरी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में वैन मालिक ने रामगंज थाने में मामला दर्ज कराया है। रामगंज थाने के हेड कांस्टेबल हनुमान ने बताया कि कंचन नगर निवासी सैयद अल्ताफ अली ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें बताया कि रात्रि को उसके घर के बाहर खड़ी मारुति वैन में लगे 4 टायर अज्ञात चोर खोलकर ले गए। जब मालिक सुबह घर से बाहर आया तो पता चला कि वैन में टायर ही नहीं है, जिस पर रामगंज थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ IPC की धारा 379 में मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। इस मामले में जाँच थाने के SI होशियार सिंह कर रहे हैं। ये परिवादी है सैयद अल्ताफ अली, निवासी कंचन नगर। इसने थाना आजा पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि मेरी वैन गाड़ी रात को मैंने घर के सामने खड़ी की थी, जिसके चारों टायर अज्ञात चोर चुरा कर ले गए हैं, जिस पे थाना आजा पर मुकदमा नंबर 20 धारा 379 IPC में दर्ज कर अनुसंधान श्री होशियार सिंह ASI द्वारा किया जाएगा। CCTV फुटेज नहीं, आसपास में अनुसंधान जारी। घर के बाहर खड़ी थी मारुति वैन, जिसके चारों टायर अज्ञात चोर खोल कर। अजमेर शहर में लगातार संपत्तियों के विवाद सामने आ रहे हैं। ऐसा एक मामला रामगंज थाना क्षेत्र के भगवान भट्टा इंदिरा कॉलोनी के रहने वाले विश्वनाथ सोनी ने रामगंज थाने में दिनेश के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। रामगंज थाना पुलिस के अनुसार इंदिरा कॉलोनी में दिनेश कुमार की एक खरीदशुदा जमीन है, जिसे उसने 4 लाख में दिनेश कुमार से खरीदा था। अब दिनेश कुमार ने रुपए भी ले लिए और जमीन की रजिस्ट्री भी नहीं कराई। बार बार कहने पर बाद में रजिस्ट्री कराने की कहता है। इस मामले में पीड़ित विष्णुनाथ की शिकायत पर दिनेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।
परिवादी विश्वनाथ सोनी सिनोर सुदर्शन सोनी निवासी जोन्सगंज अजमेर ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसने एक संपत्ति दिनेश कुमार जो कि भगवान भट्टे के पास इंदिरा कॉलोनी में स्थित है उसका 4 लाख रुपए में खरीद का इकरारनामा किया था, जिस पर एक प्रार्थी दिनेश कुमार ने उसका 4 लाख रुपए ले लिए और उस संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं करवाई। सर्दी से निजात पाने के लिए जलाए गए अलाव की चिंगारी से एक अंगूठी नगीने की दुकान में भीषण आग लग गई। इस आग से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। दुकान मालिक जुबेर आलम ने बताया कि आज अल सुबह दरगाह बाजार मेन रोड से दुकान में आग लगने की सूचना मिली, जिस पर मौके पर पहुंचे तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था और दुकान में रखे नगीने सहित कई सामान जलकर राख हो गए। दुकान मालिक के अनुसार बार बार अग्निशमन विभाग को फोन किया मगर बहुत समय बीत जाने के बाद भी दमकल विभाग की कोई गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद क्षेत्र वासियों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाया। ये सुबह 5:45 बजे की घटना थी भाई साहब। मैं तो था नहीं यहाँ पे। जो गेस्ट हाउस वाले जो नाइट को जो मतलब कि रूम लगाते हैं वो लोग यहाँ पे रहते हैं। उन्होंने देखा कि यहाँ पे पहले आग लगी यहाँ पे नीचे, बोले कुछ जल रहा है यार, बोले कुछ ऐसे ही जल रहा होगा। जब लपटें उठी ना यहाँ पे, बोले यार आग लग गई। उसके बाद सब गेस्ट हाउस वालों ने जो भी इनके घर में पानी था, बाल्टी था, उन्होंने आग बुझाने की फुल कोशिश करी और आग इतनी खतरनाक लगी कि बाल्टियों से बुझ नहीं रही है। तो वो जो कैंपर्स मतलब के बड़े वाले जो टैंकर आते हैं जो मतलब गेस्ट हाउस में पानी भरते हैं, वो जा रहा था, उसको रुकवाया, ज़बरदस्ती उसको रुकवाया, रोक नहीं रहा था। रोकने के बाद वो कैंपर से वो टैंकर से पानी डाला, उसके बाद जाके आग में काबू हुआ है। कितना नुकसान? आग मतलब जो सुबह जो तपते हैं लोग बाग, वो तपने के बाद अलावा जो छोड़ जाते हैं, उससे आज सुबह दरगाह बाजार में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। लेकिन यहाँ की जो दुकानदारों की सुचारू से और गेस्ट हाउस की जागरूकता से वो आग काबू कर ली जल्दी। मेरा आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना है कि जो भी लोग सुबह आग तपते हैं तो कम से कम बुझा के जाएं, इस तरह छोड़ कर ना चला जाए। अभी आप हर दुकान के आगे 2-3 दुकान के आगे देखोगे जला हुआ है, आग का तपन है, वो छोड़ के चले जाते हैं, वहाँ चिंगारी उंगारी होती है, उससे बड़ा हादसा हो सकता है। आपके मीडिया के माध्यम से मैं मांग करता हूँ कि ऐसे लोग जो सुबह सुबह अलावा तपते हैं, आग तपते हैं, वो कम से कम उस आग को पूरा कंट्रोल करके बुझा के जाए, वो छोड़ के चले जाते हैं और ऐसे दुकान में आग लगने का खतरा रहता है। ये सामने जो है वहाँ पर देख रहे हैं आप, सामने आग लगी है, सुबह किसी ने तपा है और आग जलती हुई छोड़ के चले गए, जिसमें वो बाद में हवा के साथ में वो कचरे में जाके ढेर में आग लग गई। और यहाँ तो चलता हुआ रोड था, सब जगते हैं रहते हैं। उन्होंने फौरन सुबह सब दुकानदारों ने, गेस्ट हाउस वालों ने मिलकर आग उसको बुझा दी। जैसे अजमेर के केगल थाना पुलिस ने साउंड पिकअप से मशीन चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे चोरी का माल भी बरामद हो गया है। गेगल थाना प्रभारी सुनील बैरा ने बताया कि 11 जनवरी 2023 को परिवादी मोनो सिंह रावत निवासी भुडोल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई और बताया कि दिनांक 10 जनवरी को शाम को समय करीब 8 बजे उसकी डीजे पिकअप को उसके घर के बाड़े में खड़ी की थी, जिसमें से कोई अज्ञात चोर रात्रि को पिकअप से आहूजा कंपनी की 1000 वाट की 7 मशीन और एक मिक्सर मेरे बाड़े के गेट पर पिकअप की खिड़की को तोड़कर चोरी करके ले गया, जिसके बाद गेगल थाने पर शिकायत दर्ज करवाई गई। गेगल थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। गेगल थाना प्रभारी सुनील बैरा ने बताया कि परिवादी की मिली शिकायत के बाद टीम का गठन कर कार्यवाही के दिए निर्देश। टीम ने कार्यवाही करते हुए आसपास लगे सीसीटीवी चेक किए। सीसीटीवी के आधार पर और तकनीकी सहायता से कार्यवाही करते हुए आरोपियों की पहचान भुडोल निवासी नरेश नाथ पुत्र श्रवण नाथ जाति को गिरफ्तार किया है, जिससे 30,000 रुपए की कीमत के डीजे सेटअप की आहूजा कंपनी की 1000 वोल्टेज की 7 मशीनें बरामद की और वारदात में उपयोग में ली गई मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। दिनांक 11 जनवरी को मोनू सिंह ने रिपोर्ट दी थी कि मेरे बाड़े में खड़ी डीजे पिकअप वाहन से कोई अज्ञात चोर मूल्य करीब 3 लाख रुपए की 7 मशीनें व एक मिक्सर चुरा कर ले गए। इस पर प्रकरण दर्ज करके एसपी साहब के निर्देशन में संपत्ति संबंधी अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत हमने टीम गठित करके सूचना एकत्रित की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसके आधार पर नरेश नाथ को गिरफ्तार किया गया और जिसके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त वाहन व 6 मशीनें बरामद कर ली गई है और इसके एक अन्य साथी की तलाश जारी है। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जेएलएन मेडिकल कॉलेज और राजस्थान टेक्निकल लाइब्रेरी एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में 19 से 21 जनवरी तक 68वां अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जेएलएन मेडिकल कॉलेज में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ दिनांक 19 जनवरी को सुबह 10:30 बजे मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम संयोजक कमर अब्बास ने बताया कि इस सम्मेलन में देश विदेश से लगभग 400 से अधिक लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स ने भाग लिया। अजमेर में इस प्रकार का यह प्रथम कार्यक्रम आयोजन हुआ है। सम्मेलन में सरकारी एवं निजी क्षेत्रों से पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के विषय विशेषज्ञों ने विभिन्न नवाचारों पर चर्चा परिचर्चाएं की।
देखिए, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन री इंजीनियरिंग ऑफ लाइब्रेरीज है। लाइब्रेरी में क्या क्या नई तकनीक चल रही है और किस तरीके से जो लाइब्रेरीज है उनको हम अच्छे से अच्छा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज से युक्त कर सकते हैं, उसके ऊपर ये 3 दिन का व्याख्यान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें कुछ बाहर के भी, आउट ऑफ इंडिया के भी डेलीगेट्स हैं और इंडिया के लगभग 300 डेलीगेट्स ने इसके अंदर हिस्सा लिया है। देखिए, कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि लेटेस्ट वर्जन और टेक्नोग्रेड लाइब्रेरियन को एक ट्रेनिंग की बहुत ही ज़रूरत है। इसलिए ये जो कॉन्फ्रेंस हमने 3 दिन की रखी है, ये राजस्थान टेक्निकल लाइब्रेरी एसोसिएशन के तत्वाधान में JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर के अंदर ये कॉन्फ्रेंस रखी है और इस कॉन्फ्रेंस में हमारे देश के, विदेशों के भी लाइब्रेरी साइंस के जो विद्वान लोग हैं वो आ रहे हैं और ये कॉन्फ्रेंस 3 दिन की होगी। इसके अंदर 100 से अधिक पेपर पढ़े जाएंगे। खबरों का सफर ये समाप्त होता है। दिखते रहिए बात आज की चैनल। मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।